नमस्कार बच्चों, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज की हिंदी कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक भारत की खोज से सबसे पहला अध्याय अहमदनगर का किला। तो बच्चों, ये जो आपकी किताब है भारत की खोज, इसके रचयिता है जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। और उन्होंने इस किताब की रचना अंग्रेज़ी भाषा में की थी, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम से की थी। और उन्होंने 1944 में, यानी कि 1944 में अप्रैल से सितंबर के बीच अहमदनगर की जेल में उन्होंने इस पुस्तक को अंग्रेज़ी भाषा में लिखा था। और बाद में ये हिंदी और अन्य बहुत सी भाषाओं में ये ट्रांसलेट हुई थी। इस पुस्तक का अनुवाद किया गया था। अब भारत की खोज जो है वो पुस्तक को क्लासिक का दर्जा दिया गया है। नेहरू जी ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था, यानी कि वो वहाँ पर रहे थे जेल के अंदर, तो वहाँ पर उन्होंने लिखा था। सन 1946 में पुस्तक के रूप में ये प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म, जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। तो बच्चों, अहमदनगर का किला महाराष्ट्र के पास, पुणे के पास एक अहमदनगर है, वहाँ उसके पास भिंगर नदी के पास है। इसका निर्माण निज़ाम शाही वंश के पहले सुल्तान मलिक अहमद ने करवाया था। इसे ब्रिटिश राज के दौरान जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था, यानी कि पहले ये किला था, लेकिन बाद में जब अंग्रेज़ों का शासन था तो उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को बंद करने के लिए इसको जेल के रूप में इस्तेमाल किया था, जेल बना दिया था। अब वर्तमान में यह किला भारतीय सेना के बख्तरबंद कोर के प्रशासन के अधीन है, यानी कि इस पर भारतीय सेना का स्वामित्व है। और ये जनता के लिए भी खोला जाता है। सुबह 10 से 5 बजे तक जनता इस किले को देख सकती है। इसमें वो कमरा भी है नेहरू जी का, जैसा कि आप अपने बुक में देखेंगे तो वो कमरा भी दिखाया गया है। अहमदनगर के किले की पिक्चर भी दी गई है और उसमें बताया गया कि नेहरू जी को जिस कमरे के अंदर ठहराया गया था, तो इस के अंदर, किले के अंदर नेहरू जी को एक कमरे के अंदर कैद कर दिया गया था। अब बच्चों, भारत की खोज क्या कहते हैं? वास्को डी गामा ने की थी। सभी को पता है भारत की खोज एक जगह है भारत, उसकी खोज वास्को डी गामा ने की। लेकिन भारत की खोज में जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आत्मा को खोल कर रख दिया, यानी कि इस किताब के अंदर वास्को डी गामा ने तो केवल भारत नाम की एक जगह की खोज की थी कि भारत नाम का भी कोई देश है, जगह है। लेकिन जो जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने अपनी इस पुस्तक के अंदर भारत की आत्मा को ही खोल कर रख दिया, क्योंकि इस पुस्तक में हमें अपनी कला, संस्कृति, विश्व बंधुत्व की भावना और विरासत, यानी कि हमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, हमने कितने युद्ध जीते हैं, कौन कौन से हमने दुष्परिणाम देखे युद्ध के बाद, कितनी हमने गुलामी देखी है, अंग्रेज़ों के कितने हम गुलाम रहे हैं, कितनी आज़ादी देखी है, इन सब का जो ब्यौरा है आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेगा। अब जो जवाहरलाल नेहरू जी है, उनकी ये 9वीं जेल यात्रा थी, यानी उस समय देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता सेनानी बहुत लड़ रहे थे, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू भी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। तो जिस समय उनको अहमदनगर के किले में लाया गया था, उनकी 9वीं जेल यात्रा थी, यानी कि वो 9वीं बार जेल में गए थे। इस पाठ के माध्यम से नेहरू जी ने बताया है कि मनुष्य के मानस पटल पर अपनी सभ्यता और संस्कृति की छाप हमेशा रहती है। वह अच्छे और बुरे दोनों रूपों में प्रभावित करती है, यानी जो भी हमारी परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसका प्रभाव तो हमारे ऊपर रहेगा, हमेशा रहेगा, चाहे वो अच्छे रूप में हो, चाहे वो बुरे रूप में हो।
अब इस कहानी में क्या बताते हैं जवाहरलाल नेहरू जी कि जब हमारा भारत देश अंग्रेज़ों के अधीन था, ऐसे बहुत से क्रांतिकारी थे जिन्होंने समय समय पर जेल की यात्रा की थी, यानी कि जेल की यात्रा करते रहते थे क्रांतिकारी। तो नेहरू जी की भी ये 9वीं जेल यात्रा थी। अब पहले क्रांतिकारियों को क्या किया जाता था, जेल में बंद कर दिया जाता था। जो देश के लिए लड़ते थे तो अंग्रेज़ों को लगता था हमारे विरुद्ध लड़ रहे हैं, ताकि आम जनता का मनोबल टूट जाए, यानी कि आम जनता ये देखे कि इनको अत्याचार कर रही है तो आम जनता टूट जाए और उनका विरोध करने की कोशिश न करे। वो जो आज़ादी का सपना देख रहे हैं वो जनता भूल जाए। अब ये किताब उन्होंने अहमदनगर के किले में लिखी थी। 1942 से 45 तक वे वहाँ पर रहे थे, यानी 1942 से 45 तक वो वहाँ पर रहे थे। अब नेहरू जी जो है उनको बागवानी का बहुत शौक था, यानी कि पेड़ पौधे उगाना करना, उनमें पौधों में पानी देना, तो बागवानी का उनको शौक था। अब उन्हें अंग्रेज सरकार द्वारा जिन जेलों में रखा गया तो वहाँ उन्होंने अपना शौक पूरा किया। अब अपना शौक पूरा किया उन्होंने, यानी कि बागवानी की। अब वहाँ पर वो क्यारियाँ बनाते रहते थे। अब क्यारियाँ बनाते, उनमें तरह तरह के पौधे लगाते थे। लेकिन बच्चों, वहाँ की जो मिट्टी थी वो काफ़ी ख़राब थी। क्यों ख़राब थी? बहुत सख्त थी, क्योंकि वहाँ जब किला बनाया गया था तो उसके नीचे मलबा था। मलबा समझते हो ना बच्चों, कि जैसे इमारतें तोड़ दी जाती हैं, उनके जो टुकड़े होते हैं वो मिट्टी में दब जाते हैं, तो मलबा वो होता है। तो यह मिट्टी पौधों के लिए सही नहीं थी, क्योंकि उसके नीचे पुराने मलबे का ढेर दबा था। अब इस मिट्टी ने है वो अनेक युद्ध और गुप्त संधियाँ देखी थी, यानी कि इसे एक ऐतिहासिक स्थान भी था इसलिए ये, क्योंकि अनेक युद्ध हुए थे यहाँ की भूमि पर। और गुप्त संधियाँ यानी कि युद्ध, जो राजा युद्ध नहीं चाहते थे वो आपस में संधि कर लेते थे कि भाई आगे हम युद्ध नहीं करेंगे। और इसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने एक घटना का और वर्णन किया है कि चांद बीबी नाम की जो है वीरांगना थी। चांद बीबी ने जो अकबर महाराज, जो अकबर उस समय बहुत शक्तिशाली था, मुगलों का जो राजा था अकबर, तो उसकी जो शाही सेना है उससे युद्ध किया था। किसके लिए? अपने किले की रक्षा के लिए। किले की रक्षा के लिए चांद बीबी ने अकबर की शाही सेना से युद्ध किया था। इतनी बड़ी सेना थी, लेकिन फिर भी चांद बीबी ने हिम्मत करके उसके युद्ध किया। लेकिन बाद में जो क्या हुआ, चांद बीबी है उनकी हत्या उनके विश्वसनीय आदमी ने ही कर दी। यानी कि कहा जाता है कि जो ज़्यादा विश्वास करता है वही आखिर में धोखा देता है, विश्वास के योग्य व्यक्ति। चांद बीबी के साथ भी ऐसा हुआ। सबसे विश्वसनीय जो व्यक्ति था उसी ने उसको धोखा दिया, पीठ में छुरा भोंका और उसकी हत्या कर दी। अब जब नेहरू जी वहाँ जेल में रहते थे, अहमदनगर के किले की जेल में, तो वहाँ पर खुदाई की तो नेहरू जी को वहाँ के सतह के काफ़ी नीचे, बहुत नीचे खुदाई करने पर पुरानी दीवारों के हिस्से, गुंबद, इमारतों के पुराने हिस्से मिले। यानी कि टूटी हुई इमारतों के जो टुकड़े होते हैं, दीवारें होती हैं, वो उनको मिले। उसी से उनको पता चला कि ये किसी किले का ढांचा है। गुंबद, क्योंकि गुंबद जो होते हैं वो किसी किले, बड़े महल में मिलते हैं, छोटे मोटे मकान या घरों में तो मिलते नहीं। लेकिन जेल अधिकारी सीमित स्थान से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं देते थे, कि जेल के जो अधिकारी थे वो ज़्यादा खुदाई करने की इजाज़त नहीं देते थे। नेहरू जी और भी खुदाई करवाना चाहते थे, जानना चाहते थे इसके नीचे और क्या है, लेकिन उन्होंने ज़्यादा इजाज़त नहीं दी जेल के अधिकारियों ने। तो वहाँ उनकी मर्जी थोड़ी चलती थी, वो तो कैदी थे वहाँ पर, तो वो आगे खुदाई करना चाहते थे, लेकिन जेल अधिकारियों ने रोक दिया। इसलिए उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम हाथ में उठा ली। यानी कि कुदाल जिससे वो बागवानी करते थे, खुदाई करते थे, उनको छोड़ दिया और उन्होंने हाथ में कलम उठा ली। और कलम उठाकर ये प्रण किया कि जब तक देश आज़ाद नहीं होता वे देश की आज़ादी के लिए लिखते रहेंगे। यानी कि बच्चों, कोई तो व्यक्ति लड़ता है, देश पर न्यौछावर होता है, मरता है, जैसे हमारे क्रांतिकारी, लेकिन जो लेखक होते हैं वो कलम के द्वारा, कलम को ही अपना हथियार बनाते हैं और उस कलम के द्वारा वो जो है क्रांतिकारियों के रूप में, यानी कलम के क्रांतिकारी होते हैं, वो हथियारों के क्रांतिकारी नहीं होते। वो कलम से लिखकर देश में क्रांति की ज्वाला जला रहे थे। यानी कि नेहरू जी क्रांति की ज्वाला जला रहे थे, लोगों को जगा रहे थे और
जब वो लिखते थे तो वो चीज़ें हैं अखबारों तक पहुँचेगी, जनता तक पहुँचेगी, यानी कि जिससे कि लोग जागरूक होंगे, अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए तैयार होंगे। अब नेहरू जी कहते थे कि मैं कोई पैगंबर तो हूँ नहीं। पैगंबर यानी कि कोई पीर पैगंबर होता है जो भविष्य के बारे में बता सकता है, भविष्यवक्ता होता है जो आगे क्या होने वाला है, आगे होने वाले समय में। तो वो कहते हैं कि मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं कि भविष्य के बारे में लिखूँ। तो वो कहते हैं कि हम भी नहीं कह सकते ना कि भविष्य के बारे में कौन बता सकता है। तो ये भी नहीं बता सकते थे नेहरू जी कि कब आज़ादी मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, ये तो भविष्य की बातें थी। अब बचा अतीत, यानी अतीत जो हमारा इतिहास है, अतीत में क्या हुआ है, यानी जो चीज़ें बीत चुकी है, तो उसके बारे में लिखना इतिहास वक्ता जो होता है और विद्वान है उसकी तरह लिखने में तो नेहरू जी सक्षम नहीं थे। कोई इतिहासवेत्ता होता है, विद्वान होता है जो अतीत के बारे में बहुत अच्छी प्रकार से लिख सके, तो जो उस प्रकार से लिख पाते। अब वे वर्तमान विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में लिख सकते हैं कि जो कुछ आसपास घटित हो रहा है, देखा किया, उसको वर्तमान और अतीत को संबंध स्थापित करके मिलाकर वो लिख सकते थे। यानी वर्तमान में क्या चल रहा है, इस बात को ध्यान में रखकर ही वो कुछ लिख सकते हैं। अब एक इतिहास के विद्वान यानी कि गेटे नाम के विद्वान का जिक्र किया है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ को एक सीमा तक राहत प्रदान करता है। यानी कि जो इतिहास लेखन होता है, जो लिखा है उन्होंने, तो अतीत का जो भारी बोझ है उससे एक सीमा तक, एक हद तक हमें राहत, शांति प्रदान करता है। क्योंकि अतीत में क्या घटा आपको याद करने में काफ़ी बोझिल हो सकती है। यानी कि हम कई बार पिछला याद करते हैं, अतीत के बारे में, इतिहास के बारे में हम अपनी किताब भी पढ़ते हैं, इतिहास में बोरिंग लगती है, बहुत पढ़ने में बोझिल से लगती है, बोर हो जाते हैं, आलस आ जाता है हमें। तो वही कहना चाहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। अब अतीत के दबाव में मनुष्य के मस्तिष्क पर सभ्यता के अतीत का बोझ भला हो या बुरा, दोनों तरह से अभिभूत। यानी कि जो अतीत का जो दबाव होता है मनुष्य में, जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, वो चाहे अच्छी है, बुरी है, दोनों तरह से मनुष्य उससे प्रभावित होगा अपनी सभ्यता, संस्कृति से। कई बार ये जो दबाव होता है वो कभी कभी दम घोटू हो जाता है, यानी कि हमारा दम घुटने लगता है, क्योंकि ये अच्छा भी प्रभाव भी डालता है और बुरा भी प्रभाव डालता है। कई बार हमें अच्छा भी नहीं लगता, यानी कि जो भी हमारी परंपराएं हैं, संस्कृति है, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है उसको तो कई चीज़ें अच्छी नहीं लगती ना, पुरानी, वो चेंज चाहता है, वो नई चीज़ें अपनाना चाहता है। अब नेहरू जी ने सोचा करते थे कि जो भारत की विरासत क्या है। नेहरू जी किताब लिखने बैठे तो भारत के इतिहास के विषय में उन्हें भी बहुत अधिक ज्ञान नहीं था कि वे किसके उत्तराधिकारी है। देखो बेटा कि जो विरासत है, हमारी विरासत क्या है, हम किसके उत्तराधिकारी हैं। उत्तराधिकारी यानी कि एंसेस्टर्स। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हमारे जो फादर हैं, उनके फादर हैं, हमारे दादाजी, परदादा है, हमारे जो वंश में जो भी हमारे बड़े हुए हैं, वो कुछ संपत्ति जैसे ज़मीन, जायदाद, रुपया, पैसा वो बनाकर छोड़कर जाते हैं, और आने वाली जो जनरेशन है, हम हैं, उनके उत्तराधिकारी होते हैं, उस पर हमारा अधिकार होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं उत्तराधिकारी। और फिर उनका स्वयं भी मानना था नेहरू जी का कि मानवता के जिन मूल्यों को हजारों वर्षों से प्राप्त किया गया, जीत का उल्लास, हार का दुख और साहस के कारनामे, जो साहसी कारनामे होते हैं, सभी उनके साथ जुड़े हैं। यानी कि जो भी है, मानना है कि जो हमने हार देखी है, जीत देखी है, खुशी देखी है, गम देखे हैं, कारनामे देखे हैं, ये भी किसके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे इतिहास की धरोहर के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, कि सभी उनके साथ जुड़े हैं, कि उनको याद आता है कि केवल हमारे साथ बुरी चीज़ें ही नहीं, हम जिन चीज़ों बुरी चीज़ें ही नहीं, अच्छी चीज़ें भी याद रहती हैं। यानी कि हम खुश हुए हैं तो हम दुखी भी हुए हैं। ठीक है ना, तो वे उन्हीं की संतान हैं। अब नेहरू जी ने एक घटना का भी उल्लेख किया है कि भारतवासियों की विरासत में एक खास बात क्या है कि ये अपने पराये का भेद नहीं सिखाती। जो भारत की हमारी विरासत है, सभ्यता है, संस्कृति है, वो भेदभाव करना नहीं सिखाती। ये तो मनुष्य है, हमने बाद में एक दूसरे से भेदभाव करना शुरू कर दिया। अब
एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम, कोई भी अगर इस तरह की समस्या आ जाती है, बाढ़ आ जाता है, सूखा आ जाता है, इस तरह की आ जाती है, तो क्या होता है, लोग एक दूसरे की फिक्र करते हैं, मदद करते हैं। कोई किसी को मदद कर रहा है, कोई किसी को खाना पहुंचा रहा है। इस तरह से क्या अपना पराया नहीं सिखाती है भारत की विरासत। इसी तरह बच्चों आपने देखा होगा, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, आजकल जो है कोविड-19 यानी कि कोरोना का कितना कहर है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं न्यूज़ चैनल्स पर देखते हैं कैसे वो दिखाते हैं कि लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ठीक है ना, सब मिलकर एक हो जाते हैं। ऐसी जब घटनाएं देश के ऊपर इस तरह की जो है समस्या आ जाती है तो सब मिलकर एक हो जाते हैं। तो ये जो हमारी सभ्यता है, भारतवासियों की जो विरासत है, जो उन अपने पूर्वजों से मिली है, उनको उनकी जो विरासत है, उनको यही सिखाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आज भी मौजूद है लोगों में, तो ये विचार हमारे अंदर कूट कूट कर भरा है, ठीक है। तो सभी सुख दुख में सभी एक साथ है, ये विचार ही हमें एक सूत्र में बांधकर रखता है कि हमें ये सिखाता है कि हम सब एक हैं, हमें अलग नहीं होने देता है ऐसा विचार। तो इन्हीं आधारों पर यानी कि ये वर्तमान और भावी रूप बने, कि इन्हीं आधारों को सोचकर नेहरू जी ने जो वर्तमान और भविष्य जो हमारा बना है वो इन्हीं आधारों पर बना है। तो नेहरू जी ने इस प्रकार से अहमदनगर के किले के अंदर बताया है। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से इसकी समरी समझ आ गई होगी। आप बुक से पढ़ेंगे तो और भी बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा।